हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो ये हम लोग का अगर देखा जाए तो वीडियो नंबर ये 3 है। इससे पहले मैं 2 वीडियो और डाल चुका हूँ अपने यूट्यूब चैनल पे। और वो जो दोनों वीडियो था वो चैप्टर नंबर 1 का कंप्लीट सॉल्यूशन था। तो जो आप अगर पहला और दूसरा वीडियो देख लिए हैं तो ये जो बात बोलने जा रहा हूँ उसको सुनने का कोई ज़रूरत नहीं, आप इसको स्किप कर सकते हैं। लेकिन जो पहला और दूसरा वीडियो नहीं देखे हैं उसके लिए है कि जो आपको मॉडल सेट पेपर 5 दिया गया है जैक के द्वारा, ठीक है, तो उसको मैं चैप्टर वाइज अलग कर दिया हूँ। और चैप्टर वाइज अलग कर करके मैं उसका कंप्लीट सॉल्यूशन आपको दे रहा हूँ विथ आंसर। ठीक है। तो जो चैप्टर नंबर 2 है उसका आज हम लोग यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे और देखेंगे कि उसका आंसर क्या क्या होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो को। तो ये हमारा है टोटल क्वेश्चंस चैप्टर नंबर 2 का। ठीक है। तो देखिए, फिजिक्स सिंपल क्वेश्चन बाय जैक 2021, और एग्ज़ाम का डेट अभी तक भी हम लोग को मिला नहीं है। देखिए कब होता है क्या होता है, किसी को कुछ बोला भी नहीं जा सकता है। वो लोग हम लोग से ज़्यादा नॉलेजेबल पर्सन है, अच्छे जगह पे पोस्ट पे है, तो वो लोग को खुद मालूम है क्या करना नहीं करना। मैं भी कुछ उन लोग का मजबूरियाँ होंगे, वाट एवर जो भी हो। बट अगर यहाँ पे देखा जाए तो चैप्टर नंबर 2 से आपको ज़्यादा क्वेश्चंस देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर टोटल देखोगे तो 25 क्वेश्चंस है। और अगर 25 क्वेश्चंस है और पर अगर आपको देखा है तो इसको 5 से डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि टोटल 5 मॉडल सेट्स पेपर आपको निकाला गया था। मतलब 5 मॉडल से मतलब में आपको 25 क्वेश्चन है। तो एक सेट में आपको 5 क्वेश्चन दिखाई देगा चैप्टर नंबर 2 से। और ये जो चैप्टर नंबर 2 है ये बहुत ही कॉन्सेप्चुअल चैप्टर है। अगर इसको अच्छा से पढ़ा जाए और नंबर लाने के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ा जाए तो 5 में से 2-3 नंबर तो ऐसे ही आ जाएगा, वो जो पूछेगा वो बच्चा को पता होता है। ठीक है। लेकिन अगर इसे ढंग से क्वेश्चन पूछा जाए, ढंग का लेवल का क्वेश्चन बनाया जाए, तो यहाँ बहुत अच्छा अच्छा क्वेश्चन बन जाता है। और यहाँ पे आपको बहुत अच्छा चीज़ सीखने के लिए भी मिलता है। खैर जो भी हो, अभी हम लोग को उससे कोई लेना देना नहीं है, बस ये जो क्वेश्चंस है उसका हम लोग को सॉल्यूशन करना है। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन है, चूज द एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, ठीक से देखो यहाँ पे लिखा हुआ है हम लोग को यूनिट चूज करना है इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी का। ठीक है। तो सर यहाँ पे अगर ठीक से देखोगे तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी इज ए टाइप ऑफ एनर्जी जिसका यूनिट होता है जूल। ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो एनर्जी लिखा हुआ है तो यूनिट इसका जूल होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। कूलम इज द, अच्छा इसके एक्स्ट्रा कूलम जो यूनिट है, मतलब इसका आंसर हो गया ए। ठीक है। कूलम चार्ज का यूनिट होता है। न्यूटन पर कूलम जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का यूनिट होता है। अर्ग इज ऑल्सो यूनिट ऑफ एनर्जी बट इन सी जी एस, ये क्लास 11th में पढ़े होंगे कि 1 जूल में कितना अर्ग या 1 अर्ग में कितना जूल। तो ये भी यूनिट है एनर्जी का, बट ये एसआई में नहीं है। हम लोग को क्वेश्चन एसआई में पूछा है। तो ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। सर दूसरा क्वेश्चन बोलता है, दो कॉपर का स्पेयर्स है और दोनों का रेडियस सेम है। मतलब अगर दो हम स्पेयर कंसीडर करते हैं, इसको हम बोलते हैं 1, इसको हम बोलते हैं 2, तो इसका रेडियस अगर हम r लेंगे तो इसका रेडियस भी हमको r ही लेना पड़ेगा, क्योंकि दोनों का रेडियस सेम है। बोलता है एक है सॉलिड, एक है सॉलिड स्पेयर है। सॉलिड स्पेयर मतलब सीधा समझो किसके जैसा, वाटरमेलन तरबूज के समझिए। ठीक है। और दूसरा है वो है आपका हॉलो। तो अगर हम हॉलो समझते हैं तो ये किसके जैसा है, फुटबॉल के जैसा। मतलब ऊपर ऊपर आपको कुछ दिखाई देगा और अंदर पूरा खाली मिलेगा। तो ये हॉलो स्पेयर है और उधर वाला सॉलिड स्पेयर है। ठीक। बोलता है आर चार्ज टू द सेम पोटेंशियल। अब हमको बोला जा रहा है दोनों को चार्ज किए हैं और कितना तक, सेम पोटेंशियल तक। मतलब इसके जो आउटर सरफेस में बोलिए या फिर अगर हम बोले इसके बाहर, पोटेंशियल दोनों के लिए सेम होगा। तो हम लोग को इतना मालूम है कि अगर सॉलिड स्पेयर हो या हॉलो स्पेयर हो, अगर इसके चलते अगर बाहर पे पोटेंशियल लिखोगे तो उसका फॉर्मूला होता है के क्यू बाई
कैपिटल आर, और इसमें भी फॉर्मूला होगा के क्यू बाई कैपिटल आर। देखिए दोनों का रेडियस सेम है, इसीलिए हम आर आर लिखे हैं, लेकिन 1 में चार्ज कुछ और हो सकता है, 2 में चार्ज कुछ और हो सकता है। इस पोटेंशियल को भी हम भी लिख रहे हैं और इस पोटेंशियल को भी लिख रहे हैं, क्योंकि क्वेश्चन में खुद ही बोल दिया है कि दोनों का पोटेंशियल सेम है। ठीक, तो पूछा है कि किसके पास ज़्यादा चार्ज है, तो अगर दोनों भी बराबर है तो हम लिख सकते हैं के क्यू वन बाई आर विल बी इक्वल टू के क्यू टू बाई आर। आर आर कैंसिल हो जाएगा, के कैंसिल हो जाएगा, क्यू वन किसके बराबर हो जाएगा, क्यू टू के बराबर। तो हमको समझ में आ गया कि दोनों के पास सेम चार्ज होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर सी विल बी द करेक्ट आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 1 वोल्ट कितना के बराबर होगा। तो सर सबसे पहले देखिए ये यूनिट का कन्वर्सन का चैप्टर है, ये फिजिक्स का क्वेश्चन सर, इसको एकदम ना समझे। ठीक है, फिजिक्स का क्वेश्चन सर ये सब नहीं है, ये यूनिट डायमेंशन का क्वेश्चन है। अगर आप 11th में यूनिट डायमेंशन ठीक से पढ़े हो तो कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक, अब देखिए जो वोल्ट होता है, वोल्ट वो आपका यूनिट होता है पोटेंशियल डिफरेंस का, वो यूनिट होता है पोटेंशियल का, वो यूनिट होता है ईएमएफ का। तो इतना सबका यूनिट होता है वोल्ट। ठीक, और इसको हमको पूछ रहा है कितना होता है। तो हम अगर डिफाइन करें पोटेंशियल को, तो पोटेंशियल इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज। ठीक है, एक यूनिट टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से, इन्फिनिटी मतलब फील्ड के बाहर। ठीक है, तो इसमें मैं ज़्यादा डिटेल्स में बात नहीं कर रहा हूँ, बस ये फॉर्मूला से हम लोग को मतलब है। जो पोटेंशियल होता है वो बेसिकली होता है वर्क डन पर यूनिट टेस्ट चार्ज, और वर्क डन इसका ये वर्क को बहुत अच्छे से डिफाइन करना पड़ता है बस, लेकिन फॉर्मूला पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बोल रहा हूँ वर्क डन पर यूनिट चार्ज बस। ठीक है, तो वर्क का यूनिट हम लोग को मालूम है सर जूल, और जो चार्ज है सर उसका यूनिट मालूम है हम लोग को कूलम। मतलब 1 वोल्ट जो है सर वो 1 जूल बाई 1 कूलम के बराबर होगा, दैट मीन्स जूल पर कूलम, या फिर यहाँ पे लिखा ही हुआ है 1 जूल पर कूलम। ठीक, तो आंसर विल बी सी। तो बहुत आसान क्वेश्चन है सर, पता नहीं ऐसा क्वेश्चन आएगा भी या नहीं आएगा, मेरे को तो नहीं लगता है। ठीक, और ऐसा क्वेश्चन देगा तो आप लोग के लिए अच्छा है, बट फ्यूचर के लिए अच्छा नहीं है, क्योंकि आप सोचो आप झारखंड बोर्ड से हो, सीबीएसई बोर्ड में क्वेश्चन ढंग का देगा, बच्चे ढंग से पढ़ेंगे, तो आप अपना लेवल को बढ़ाइए। ठीक है, ये सब क्वेश्चन बना के भी कोई ज़्यादा फायदा होने वाला नहीं है, बस नंबर आएगा, दैट्स ऑल, और कुछ नहीं होने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है सर इफ द डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट चार्ज फ्रॉम ए पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज्ड द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एट द पॉइंट क्या होगा। तो सर सबसे पहले हम लोग को देखो यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज है और उसके चलते हमको पोटेंशियल के बारे में पूछ रहा है। तो सबसे पहले एक पॉजिटिव चार्ज ले लो Q, और इसके बारे में कहीं पोटेंशियल पूछ रहा है, जो पॉइंट है मेरा R दूरी पे और वो पॉइंट का नाम है P। तो अगर आप पढ़े होंगे पोटेंशियल ड्यू टू पॉइंट चार्ज, तो उसका फॉर्मूला होता है सर के क्यू बाई आर। ठीक, एंड दिस इज द पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज एट Q। ठीक है, या जो चार्ज Q पे है उसके चलते। अब अगला क्वेश्चन पूछ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं सर, हम जो है वो डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं। तो देखो सर हम डिस्टेंस को बढ़ा रहे हैं लेकिन चार्ज को कोई चेंज नहीं कर रहे हैं, तो मेरा फोकस होना चाहिए ये डिस्टेंस पे R पे। तो देखो ऊपर है पोटेंशियल और नीचे है R, तो ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, मतलब अगर R बढ़ेगा तो भी घटेगा, और अगर R घटेगा तो भी बढ़ेगा। तो हम लोग को मालूम चल गया क्या होने वाला है, अगर डिस्टेंस बढ़ा है तो पोटेंशियल क्या होगा, घटेगा। लेकिन अगर यही क्वेश्चन में केवल पॉजिटिव को नेगेटिव चार्ज कर दिया तब फिर खेला बदल जाएगा, उस समय आपको समझना पड़ेगा कि क्या होगा। ठीक है, और चलो इसी मजाक में एक क्वेश्चन पूछता हूँ आप लोग से, ये इसका आंसर कमेंट करना। ठीक है, पहला क्वेश्चन है कि अगर बोला जाए 10 डिग्री सेल्सियस और -10 डिग्री सेल्सियस में कौन बड़ा है, ये पहला क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन है कि सर 10 जूल और -10 जूल में कौन बड़ा है। तीसरा क्वेश्चन है 10 वोल्ट और -10 वोल्ट में कौन बड़ा है। ठीक, अगला क्वेश्चन है 10 एम्पियर, -10 एम्पियर और 0 एम्पियर, इसमें से सबसे छोटा कौन है और इसमें से सबसे बड़ा कौन है। ठीक है, तो सब में बड़ा और छोटा का क्वेश्चन है। अब देखो ये सब क्लास 12 का कहानी है। ठीक है, ये तो खैर 11th का है क्योंकि ये डिग्री सेल्सियस पूछ दिए हैं, जूल 12 का, वोल्ट 12 का, एम्पियर 12 का। ठीक, आपको ये सब का आंसर देना है, देखता हूँ कितने कोई इसका सही आंसर देते हैं। ठीक है,
ओके, अब इधर आइए। तो इसका हम लोग का आंसर मालूम चल गया सर, 4 का आंसर होगा बी। वो क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। अब बोलता द करेक्ट रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड पोटेंशियल। तो ये सर डायरेक्ट रिलेशन है, और हम लोग जानते हैं E इज इक्वल टू होता है माइनस डी वी डी आर होता है, लेकिन यहाँ डी एक्स लिखा हुआ है। अब देखो इसका एक और उपाय है, मैं बतलाता हूँ। अगर कोई बच्चा को यूनिट डायमेंशन का गेम खेलने आता है तो ये आंसर ऐसे ही दे देता है। इलेक्ट्रिक फील्ड अगर मैं देखता हूँ तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है फोर्स पर यूनिट चार्ज। ठीक, हो गया खत्म। पोटेंशियल जो होता है वो होता है वर्क डन पर यूनिट चार्ज। ठीक, और हमको इधर चाहिए फोर्स, तो वर्क को लिख सकते हैं फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट मतलब ऊपर होगा मीटर, और नीचे देखो सर, नीचे, ठीक है रुकिए एक सेकेंड। ठीक, ये वर्क डन पर यूनिट चार्ज किसके लिए लिखे हैं, इसके लिए। और नीचे क्या है सर, dx है, तो उसका यूनिट होगा मीटर। अब वर्क को हम लिख सकते हैं फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, मतलब ऊपर फोर्स इंटू मीटर डिवाइड बाय क्यू इंटू मीटर। ठीक, तो ये हो जाएगा सर, मीटर मीटर कैंसल। अब यहाँ देखो फोर्स बाई क्यू, तो हम समझ गए कि होगा तो ऊपर भी होगा नीचे एक्स होगा। ठीक, एक और आइडिया है, ठीक है, कि आप डायमेंशन से लिख लो, लेकिन डायमेंशन से टाइम लगेगा, क्योंकि फिर इसका डायमेंशन निकालना पड़ेगा, इसका डायमेंशन निकालना पड़ेगा, इसका रख रख के देखना पड़ेगा कौन सा रिलेशन सही है। तो मैं बोलता हूँ कि अगर आप सबका बाईपास सर्जरी, मैं यही बोलूँगा जितना भी फॉर्मूला है क्लास 12 का, ठीक है, उसको आप याद कर लो। याद करने से ही काम बन जाएगा, क्योंकि वही है। ठीक, तो E इक्वल टू माइनस डी वी डी आर, ये आपका सही रिलेशन है। ठीक, और यहाँ से एक चीज़ और ध्यान देना, ये बहुत बार पूछता है। E इक्वल टू ऊपर है माइनस डी वी, नीचे डी आर है, ऊपर है वोल्ट और नीचे है मीटर। तो क्वेश्चन पूछता है वोल्ट मीटर किसका यूनिट है, तो दिस इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, तो ये भी पूछता है। ठीक है, चलिए। अभी तक जितना भी क्वेश्चन सॉल्व करा है उसमें से ये क्वेश्चन थोड़ा जानदार है, जिसमें लग रहा है कि हाँ जान है। ठीक, अब देखिए सर, एक पॉजिटिव चार्ज है जो मूव करता है लोअर लो टू हाई पोटेंशियल। हमको क्या बोल रहा है, एक एक पॉजिटिव चार्ज है जिसको मूव कराना है लो पोटेंशियल टू हाई पोटेंशियल। ठीक, तो एक समझते हैं ऐसा कहानी। इधर अगर बोलते हैं ये है हमारा लो पोटेंशियल, ठीक है, और ये है मेरा हाई पोटेंशियल, तो इसको हम बोलते हैं लो पोटेंशियल और इसको हम बोलते हैं हाई पोटेंशियल। और हमको चार्ज को मूव कराना है लो पोटेंशियल से हाई पोटेंशियल की तरफ, और ये जो चार्ज है वो है पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब देखिए सर, अगर देखा जाए बेसिकली तो जो फिजिक्स का बात करते हैं, ठीक है, तो मान लो एक इस तरह का कंडक्टर है। ठीक, इस कंडक्टर को हम सेल से कनेक्ट कर देते हैं। सेल का पॉजिटिव टर्मिनल ए के तरफ है, सेल का नेगेटिव टर्मिनल बी के तरफ है। अगर ये पॉजिटिव टर्मिनल है तो इसको हम बोलेंगे हायर पोटेंशियल, और ये अगर नेगेटिव टर्मिनल है तो इसको बोलेंगे लोअर पोटेंशियल। तो ये मेरा हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया मेरा लोअर पोटेंशियल। ठीक, अब देखिए हम लोग को ये इतना मालूम है, अगर मालूम नहीं है तो भी जान लो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बनता है वो बनता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल के तरफ। मतलब जैसे पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट हो जाएगा तो वहाँ पे एस्टेब्लिशमेंट हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, और ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होता है हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक, अब इसमें अगर कोई चार्ज को हम सिर्फ रख दे और वो चार्ज अगर पॉजिटिव है, तो हम लोग को ये भी मालूम है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाता है, और अगर चार्ज पॉजिटिव है तो इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगाएगा, और अगर चार्ज नेगेटिव है तो फील्ड के अपोजिट डायरेक्शन में लगाएगा। दैट मीन्स हमको इतना समझ में आ रहा है कि जो चार्ज है वो मूव करेगा हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल। ठीक, लेकिन अगर इसी में अगर माइनस क्यू चार्ज को रख दे तो ये चूंकि माइनस क्यू चार्ज है वो मूव करेगा लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल। अब अगर इसके मज़ेदार मज़ेदार क्वेश्चन बहुत सारा है, देखो मैं पहला क्वेश्चन पूछता हूँ। पहला क्वेश्चन पूछेगा कि क्या चार्ज हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल में अपने मूव कर सकता है, यस और नो। दूसरा क्वेश्चन पूछेगा क्या चार्ज लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल में मूव करता है, यस और नो। ठीक, क्या दोनों सही है, क्या सही है, तो एक क्वेश्चन ये हो गया। ठीक, लेकिन यहाँ पे अगर देख रहे होंगे हम लोग, ठीक, तो पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है हायर से लोअर, और नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है लोअर से
पॉजिटिव चार्ज मूव कर रहा है हायर टू लोअर, बट नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है लोअर टू हायर। ठीक है, मतलब ये दोनों का स्टेटमेंट दोनों का दोनों गलत है। एक्चुअल में सर चार्ज मूव करता है हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, तो देखो अब मैं इसका तरीका बतलाता हूँ, इसको कैसे सोल्व करोगे। ठीक, आपको बस इतना समझ में आना चाहिए। ठीक है, क्या समझ में आना चाहिए उसको एक बार फिर से देखो, क्योंकि ये खिचपिचा मतलब थोड़ा कन्फ्यूजन टाइप से स्टेटमेंट हो गया है, तो मैं इसको एकदम क्लियर कट व्यू देता हूँ आपको। देखिए सर, ये है हमारा हायर पोटेंशियल, ये है मेरा लोअर पोटेंशियल, ये हो गया हायर पोटेंशियल, ये हो गया लोअर पोटेंशियल। इलेक्ट्रिक फील्ड ऑटोमेटिकली यहाँ पे सेट हो जाएगा इधर से इधर, दैट मीन्स हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब अगर हम यहाँ पे चार्ज को रखते हैं, वो भी प्लस क्यू चार्ज को, तो ये जो प्लस क्यू चार्ज है ना, ये आपका मूव करेगा इधर। ठीक, और हम लोग को ये याद रखना है कि चार्ज मूव खुद से करता है हायर पोटेंशियल एनर्जी टू लोअर पोटेंशियल एनर्जी। मतलब देखो, ये हायर पोटेंशियल कैसे पहचाने, सेल का पोटेंशियल देख के। लोअर पोटेंशियल कैसे दिखा जाने, सेल का पोटेंशियल देख के। लेकिन ये हायर पोटेंशियल एनर्जी क्यों हुआ, क्योंकि चार्ज इधर से इधर जा रहा है। चार्ज इधर से इधर क्यों जा रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर पॉजिटिव चार्ज को रखेंगे तो पॉजिटिव चार्ज में फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में लगता है। ठीक, और इससे कंक्लूजन निकाले, ये है हमारा हायर पोटेंशियल एनर्जी और ये है हमारा लोअर पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, आप देखो क्या बोलता है, अगर पॉजिटिव चार्ज को मूव कराएंगे लो टू हाई पोटेंशियल रीजन में तो उसका एनर्जी क्या होगा। सर, हम उसको मूव करा रहे हैं लो से हाई पोटेंशियल रीजन में, तो उसका एनर्जी देखो, इधर पोटेंशियल एनर्जी कम है, इधर पोटेंशियल एनर्जी ज़्यादा है, तो इसका इंक्रीज कर जाएगा, ये हो जाएगा आंसर। ठीक, अब इसका और क्वेश्चन देता है। ठीक है, और एक और तरीके से बना सकते हैं, बट छोड़ दीजिए, इससे आप बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसी से आप सॉल्व कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी एक और तरीका है, बट वो छोड़ दीजिए। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन समझ में आएगा, थोड़ा कॉन्सेप्चुअल है। ठीक है, और मैं पढ़ाया नहीं हूँ इसीलिए ज़्यादा नहीं बोल पा रहा हूँ। ठीक है, पढ़ाया हुआ रहता तब तो फिर सारे बच्चे अगर पढ़े हुए रहते तो मैं बोलता तो समझ में आता। चलिए खैर कोई बात नहीं, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है व्हाट इज द एंगल बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सर, तो अगर रट के बैठे हुए हैं तब तो डायरेक्ट आंसर, और अगर रट के नहीं बैठे हुए तो कॉमन सेंस लगाइए। हम क्या करते हैं, एक पॉइंट चार्ज ले लेते हैं, और वो पॉइंट चार्ज मेरा क्या है सर, क्यू। इसके चलते अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ किया जाए तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे इस तरह से बनेगा। ठीक, तो अभी जो बना रहे हैं वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है। ठीक, शुरू हो रहा है पॉजिटिव चार्ज से और ख़त्म हो रहा है इन्फिनिटी पे, और ये प्रॉपर्टीज होता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का। नेक्स्ट बात है, अगर हम इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस बनाएंगे सर, तो इसके लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से स्पेयर बनेगा। भले आपको सर्कल दिख रहा है लेकिन ये एक स्पेयर है, बलून के जैसा। ठीक है, आप देखो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये ब्लू वाला इलेक्ट्रिक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, और जो रेड वाला है वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस है, और दोनों के बीच में हर जगह एंगल कितना बन रहा है, 90 डिग्री। तो इसका होगा 90 डिग्री, वो भी ऑलवेज। दैट मीन्स इसका आंसर हो जाएगा आपका ए फॉर आगरा। तो अब देखते हैं सर नेक्स्ट क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है इन ए रीजन ऑफ कांस्टेंट पोटेंशियल। देखो सर, यहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है। ठीक, अब बात ऐसा है, इधर देखिए, हम लोग जानते हैं v इक्वल टू माइनस सॉरी E इज इक्वल टू माइनस डी वी डी आर। ठीक, ये वाला रिलेशन थोड़ा देर पहले ही हम लोग पढ़े थे। अब हमको बोल रहा है एक रीजन है जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट है, तो E इज इक्वल टू माइनस डी डी आर। अब पोटेंशियल अगर कांस्टेंट है तो यहाँ पे हम कांस्टेंट लिख देंगे, और अगर आपको डिफ्रेंसिएशन का थोड़ा बहुत नॉलेज होगा तो अगर कोई कांस्टेंट को डिफ्रेंशिएट करते हैं किसी भी वेरिएबल के साथ तो आंसर इज जीरो। ठीक, तो ये मैथ्स इसका आंसर आसानी से दे दिया। ठीक है, इसी से सॉल्व करने में हम लोग को बेनिफिट है। तो जहाँ पे पोटेंशियल कांस्टेंट होता है वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है। रिवर्स इज ऑल्सो ट्रू, अगर कहीं पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो वहाँ पे पोटेंशियल क्या होगा, कांस्टेंट होगा। और इसका जीता जागता एग्जाम्पल यही है कि अगर आप पढ़े होंगे तो एक कंडक्टिंग स्फीयर के चलते उसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है लेकिन पोटेंशियल क्या होता है,
कांस्टेंट होता है। अगर पढ़े होंगे तो मालूम होगा, नहीं पढ़े होंगे तो फिर तो कोई बात ही नहीं है उसमें। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो इसका आंसर हो गया सर, इसका आंसर हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0, तो आंसर बी हो जाएगा 8 का। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो क्वेश्चन है वो इक्वी पोटेंशियल सरफेस के प्रॉपर्टीज से पूछा है, ठीक है। चलिए, तो बोलता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द, मतलब कौन प्रॉपर्टी नहीं है उसको चेक करना है। पहला बोलता है दे डू नॉट क्रॉस ईच अदर, ये बात सही है, कभी भी दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को कट नहीं कर सकता है, तो ये सही है, मतलब आंसर नहीं होगा। नेक्स्ट बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस ऑन देम इज 0। अब ये आधा बच्चा को तो समझ ही नहीं आया होगा कि क्या बोल रहा है, तो जब नहीं समझ में आ रहा है तो इसको छोड़ दीजिए, हो सकता है आगे वाला देखो इससे करेक्ट, इससे इजी स्टेटमेंट होगा और हम सही लगा सकते। फॉर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड दे आर कंसेंट्रिक स्पेयर, तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है, जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड का मतलब है कि जो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो हर जगह एक समान होगा। इस जगह ए बी सी डी ई एफ कहीं पर भी अगर आप जाओगे तो आपको एक ही इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगा। अगर यहाँ पे 10 न्यूटन पर कूलम है तो हर जगह 10 न्यूटन पर कूलम होगा। और यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड को हम इस तरह से पैरेलल लाइन से दिखाते हैं, ठीक है। चलिए, तो बोल रहा है कि जो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है उसके लिए ये कंसेंट्रिक स्पेयर होता है, ये बात गलत है, क्योंकि यूनिफॉर्म फील्ड लाइंस के लिए जो इक्वी पोटेंशियल सरफेस बनता है सर वो इस तरह से बनता है, इस तरह से, इस तरह से। ये पहला इक्विपोटेंशियल सरफेस, ये दूसरा तो प्लेन बनता है। और इससे पहले एक प्रॉपर्टी भी पढ़े थे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस और इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे पे 90 डिग्री बनाता है। तो आप किसी भी यहाँ पे अगर स्पेयर को रखोगे तो हर जगह 90 डिग्री बनेगा ही नहीं बनेगा, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो ये होगा आंसर आपका सी। नेक्स्ट है दे कैन बी इमेजनरी स्पेयर, हाँ जो आपका इक्विपोटेंशियल सरफेस है वो तो इमेजनरी स्पेयर्स है, ठीक है, रियल में एग्जिस्टेंस उसका नहीं, हम लोग मान के चल रहे हैं ऐसा होगा। अब ये क्या बोलता है द रेट ऑफ चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, सर देखिए ये अगर देखा जाए ना तो रेट ऑफ चेंज कहने का मतलब ही होता है विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, बट छोड़ दीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ है, यहाँ पे ऐसे लिखना चाहिए, रेट को हटा देना चाहिए था, ठीक है, लिखना चाहिए था द चेंज ऑफ पोटेंशियल विथ डिस्टेंस, ठीक। तो चेंज इन पोटेंशियल मतलब डी भी, विथ डिस्टेंस मतलब उसके डिस्टेंस के साथ, तो डी भी जो डी आर होता है वो किसके बराबर होता है, ई के बराबर, ठीक। तो बोलता है कि अगर हम इक्वी पोटेंशियल सरफेस में मूव करेंगे, ठीक है, तो डी भी डी आर 0 होगा। ये बात गलत है, क्योंकि देखिए हम बतला रहे हैं ये एक इक्वी पोटेंशियल सरफेस है तो यहाँ पे 10 वोल्ट, ये दूसरा इक्वी पोटेंशियल सरफेस है, लेट से इसको बोल देते हैं 8 वोल्ट, ठीक। और यहाँ से यहाँ जाएंगे तो कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड हमको मिलेगा ही मिलेगा, ठीक है, तो 0 नहीं होगा। तो इसका आंसर सी फॉर चेन्नई होगा। और अब लग रहा होगा कि चैप्टर नंबर 2 सही में कॉन्सेप्चुअल है, इसमें कोई डाउट नहीं है, ठीक। तो खैर जो भी हो आंसर सी होगा इसका। नेक्स्ट है द यूनिट ऑफ कैपेसिटी ऑफ ए कैपेसिटर विल बी, ठीक। अब इसमें क्या मतलब, कुछ बोलने के लिए हमको वर्ड नहीं मिल रहा है या सेंटेंस नहीं मिल रहा है कि मैं बोलूँ तो क्या बोलूँ। भाई आप क्लास 12 का क्वेश्चन फ्रेम कर रहे हो, अब भले ही ये एक मॉडल सेट पेपर है, अगर आप इस तरह का क्वेश्चन दोगे तो बच्चा तो खुशी से उछलने लगेगा कि मेरा क्वेश्चन इसी तरह से आएगा। लेकिन पता नहीं, जो भी हो किस्मत आप लोग का कितना साथ देता है, चलिए कोई बात नहीं है। तो हम लोग जानते हैं जो कैपेसिटी ऑफ कैपेसिटर होता है उसको कैपेसिटेंस बोलते हैं, ठीक है। और जो कैपेसिटेंस होता है उसका यूनिट होता है आपका फाराड। इसमें क्या बोल सकता है कोई टीचर, वोल्ट, पोटेंशियल का है, न्यूटन फोर्स का है, एम्पियर करंट का है, कौन नहीं जानता इसमें, क्या बोले इसमें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब ये क्वेश्चन बोलता है इंक्रीजिंग द चार्ज ऑन द प्लेट ऑफ ए कैपेसिटर मीन्स इंक्रीजिंग द कैपेसिटेंस, इंक्रीजिंग द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द प्लेट, बोथ नन। अब ये एक मज़ेदार क्वेश्चन है, ठीक है, आइए, ठीक, इसका आंसर एक बार मन में अपने सोच लो, वीडियो को पॉज करके कि हाँ इसका आंसर क्या होगा। तो एक ये मान के चलिए एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, ठीक, और हम इसका चार्ज को बढ़ा रहे हैं, तो इससे क्या बढ़ेगा क्या नहीं बढ़ेगा, ठीक। इधर देखो सर, हम लोग अगर बोले
कि कैपेसिटर के लिए फॉर्मूला क्या है। तो सर इसके लिए फॉर्मूला है Q इक्वल टू सी भी, और यहाँ पे ये जो C होता है सर वो होता है कांस्टेंट। इसका मतलब सर आप Q को बढ़ाओ या V को बढ़ाओ, ये C नहीं बढ़ने वाला है, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है इसमें C कांस्टेंट है। हाँ, अगर C का फॉर्मूला A एप्सिलॉन नॉट बाई डी लिखेंगे, तब यहाँ पे अगर A एप्सिलॉन नॉट डी को चेंज करेंगे तो C चेंज करेगा। ठीक, क्योंकि ये फॉर्मूला में अलग सी का, ये फॉर्मूला में अलग कहानी है, ये फॉर्मूला में अलग कहानी है। अब किसी को ये भी नहीं समझ में आ रहा है तो हम कुछ नहीं कर सकते, वो आपका गलती है, आप ठीक से पढ़ाई नहीं की हो इसीलिए ऐसा हो रहा है। ठीक है, अब जैसे v इक्वल टू आई आर है, और यहाँ से अगर r इक्वल टू वी बाई आई आए, और अगर मैं बोलूँ अगर वोल्टेज बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, अगर इस तरह का ख्याल आपके दिमाग में आता है तो आप अपना क्लास 12 को चौपट करके रख चुके हैं। ठीक है, आपके पास इसके लिए कोई उपचार नहीं है। ठीक है, क्योंकि बच्चा यही समझता है अगर y प्रोपोर्शनल टू x है तो x बढ़ता है तो y बढ़ता है। ठीक है, तो बोलेगा ए सर बात तो सही बोले हैं, लेकिन बात ऐसा यहाँ पे नहीं है सर। ठीक है, आपको यही समझ, देखो मैथ्स जो है ना और जो फिजिक्स है, कभी कभी सारा कहानी उल्टा ही कर देता है, और यहाँ पे आपको फिजिक्स के हिसाब से सोचना पड़ेगा। ठीक है, खैर मेरा कहने का मतलब यही है, इस इक्वेशन में Q इक्वल टू सी भी में, ठीक, जो C है सर वो कांस्टेंट है, हम चार्ज को बढ़ाएं या चार्ज को घटाएं, मतलब चार्ज को इंक्रीज करने से कैपेसिटेंस इंक्रीज नहीं करेगा। तो अगर ये इंक्रीज नहीं करेगा तो अब ऑप्शन बच जाता, ये तो होगा नहीं, ये नहीं होगा तो ये भी नहीं होगा। अब आंसर है नन होगा कि बी होगा। लेकिन अब इधर देखो, अगर चार्ज को बढ़ाएंगे तो पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। ठीक, तो आंसर हो जाएगा बी फॉर बॉम्बे। बहुत सुंदर क्वेश्चन था, लेकिन उतना भी सुंदर नहीं था कि जिसको हम वेरी वेरी ब्यूटीफुल बोल सके। ठीक है, चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन पता नहीं आप लोगों को कैसा लगेगा। देखिए, ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर हैज टू स्क्वायर प्लेट विथ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो ये डेफिनेशन दे रहा है पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का, अगर ठीक से देखोगे। ठीक, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसमें दो स्क्वायर प्लेट है, तो हम दो स्क्वायर प्लेट बना दिए, और दोनों में अपोजिट चार्ज है, एक में प्लस क्यू एक में माइनस क्यू। द सरफेस चार्ज डेंसिटी ऑन द प्लेट आर प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, यहाँ पे प्लस सिग्मा है, यहाँ पे माइनस सिग्मा है। ठीक है, द रीजन बिटवीन द प्लेट में, मतलब इस दोनों का बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है वो कितना होता है। तो जो बच्चा पढ़े होंगे वो डायरेक्ट जानते हैं सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। और कोई बोले ए सर सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ठीक है, वो गलत है नालायको। सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट तब आता जब एक ही प्लेट रहता और वो भी थीन होता, तब इधर से सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, और इधर भी आता सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन। तो नोट्स को ध्यान से पढ़िए, समझ में आ जाएगा। तो इसका आंसर होगा ए फॉर आगरा। हाँ, डायरेक्शन किधर से किधर होगा, देखो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स चलता है पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ, कहानी खत्म है, इधर से होगा, क्या दिमाग लगाना है इसमें। चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 3 equal capacitors each with capacitance C are connected as shown in the figure, then what is the equivalent capacitance between A and B। ठीक, अब अगर इस तरह का क्वेश्चन आप पहले से आप नहीं देखे हो सर, तो इसमें हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि आपको अगर बोलेंगे ये जो 3 कैपेसिटर है 1 2 3, तीनों का तीनों किस में है, तो अगर आप सीरीज में बोल रहे हो तो ये तो गलत है। लेकिन अगर पैरेलल में बोल रहे हो और मैं पूछे चलो जी इसको प्रूफ करो, तो जो बच्चा को उनके रिस्पेक्टिव टीचर पढ़ाए होंगे या जो बच्चा खुद से कहीं पढ़े होंगे उन्हीं को समझ में आ सकता है हाउ दिस कनेक्शन आर इन पैरेलल कनेक्शन। हम इसका एक्सप्लेनेशन इस वीडियो में नहीं दे सकते, क्योंकि इसके लिए बहुत कुछ हमको बतलाना पड़ेगा। बस यही समझो सर, ठीक है, कि अगर इस तरह से कनेक्शन रहता है इस तरह से, तो आप इसको सीरीज में बोल सकते थे। ठीक, लेकिन ये सीरीज कनेक्शन नहीं है। सबसे पहला बात ये समझना है कि जो ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट, ये तो हमारा वायर है जिसको हम कैपेसिटर से जुड़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं। ये वाला जो पार्ट है ये भी वायर है जिसको दो कैपेसिटर को जुड़ने के लिए यूज़ कर रहे हैं। दैट मीन्स जो यहाँ पे कनेक्शन किया गया है, तो फिर से एक वायर यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ डाल दिया गया है, और एक वायर यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ डाल दिया गया है। ठीक, तो अगर हम बोले कि तीनों का बीच में पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब सबके तीनों का तीनों कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, इसीलिए तीनों पैरेलल में है, अगर ऐसा बात बोलेंगे तो भी आप लोग को समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो और जो पढ़े होंगे सबके लिए मैं नहीं बोल रहा हूँ, जो अगर ढंग से पढ़े होंगे 100% समझ में आएगा। ऐसा बात नहीं है कि ये बहुत बड़ा बात है या तोप है एकदम से। ठीक है, आप अगर इसको पढ़े हैं तो जान जाइएगा, और नहीं पढ़े हैं तो अब भी नहीं समझ पाओगे। बट हाँ,
इतना दिमाग में रखना, अगर ऐसे रहेगा तो ये सीरीज में है, और अगर ये ऐसे हो गया तो ये पैरेलल में, बस रट लो। इसके जगह मैं रेजिस्टेंस को भी दे सकता था, अगर ऐसे देगा तो ये तीनों सीरीज में है, बट जहाँ ऐसे कर दिया तो तीनों पैरेलल में है। खैर, अब अगला क्वेश्चन है कि जो कैपेसिटर का फॉर्मूला है वो रजिस्टर के उल्टा चलता है, मतलब रजिस्टर का सीरीज वाला फॉर्मूला कैपेसिटर का पैरेलल हो जाता है, और रजिस्टर का पैरेलल वाला फॉर्मूला कैपेसिटर के लिए सीरीज हो जाता है। अब ये तीनों का तीनों जो कैपेसिटर है वो है पैरेलल में, तो फॉर्मूला लगाएंगे सीरीज वाला, तो सी इक्वलेंट विल बी इक्वल टू C1 प्लस C2 प्लस C3, तो C प्लस C आंसर विल बी 3C, तो इसका आंसर हो जाएगा ये 3C। चलिए देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन को। थ्री कैपेसिटर्स each of capacity C are added in series connection equivalent। अब बताओ बाबू क्या है इसमें। ठीक, सीरीज में है तो फॉर्मूला लगाएंगे पैरेलल वाला, तो पैरेलल वाला में फॉर्मूला लगता है 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2 प्लस 1/C3, तो 1/C इक्वल टू C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/C प्लस 1/C, तो ये हो जाएगा 3/C। तो हमको 1/C इक्विवेलेंट नहीं चाहिए, C इक्विवेलेंट चाहिए, तो ये हो जाएगा C/3, तो आंसर हो जाएगा C/3। चलिए ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। टू कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटी 6 माइक्रोफैराड ईच आर अवेलेबल, द मैक्सिमम एंड मिनिमम कैपेसिटेंस विच विल बी ऑब्टेन्ड आर। ठीक, अब देखो सर, दो ठो कैपेसिटर है, दोनों का दोनों 6 का है, तो बोलता है मैक्सिमम कितना मिलेगा, तो मैक्सिमम तब मिलेगा जब हम उसको पैरेलल में जोड़ेंगे, तो 6 प्लस 6 तो मैक्सिमम हो गया 12। मिनिमम कब मिलेगा, जब उसको हम सीरीज में जोड़ेंगे, तो उसके लिए हो जाएगा, अच्छा वही वाला फॉर्मूला लगाइए गरीब वाला, 1/C इक्वलेंट इज इक्वल टू 1/C1 प्लस 1/C2, तो 1 यहाँ पे हो जाएगा 6 प्लस 1/6, दोनों को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 2/6, लेकिन हमको 1/C इक्वलेंट नहीं C इक्वलेंट चाहिए, तो ये हो जाएगा 6/2 इज इक्वल टू 3, मतलब मिनिमम मिलेगा 3 और मैक्सिमम मिलेगा 12, तो इसका आंसर हो जाएगा B4 बॉम्बे। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। तो यहाँ पे डिटरमाइन द इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी, देखिए पॉइंट ए यहाँ पे है, पॉइंट बी यहाँ पे है, दोनों के बीच में इक्विवेलेंट चाहिए। सर देखो, ये बैलेंस्ड फॉर्म है व्हीट स्टेन ब्रिज का, अब ये क्या होता है क्या नहीं होता है हमको भी नहीं मालूम, ठीक है, क्योंकि वो बतला नहीं सकते हैं इसीलिए। तो देखो सर, यहाँ पे इसको हम बोलते हैं C1, इसको हम बोलते हैं C2, इसको हम बोलते हैं C3, इसको बोलते हैं C4। अगर C1/C2 निकालोगे तो 3C/3C इज इक्वल टू आ गया 1/1। अगर C3/C4 निकालोगे तो 3C/3C, ये भी आ गया 1/1। तो इसका मतलब C1/C2 इज इक्वल टू है C3/C4, तो हम बोलेंगे ये जो व्हीट स्टोन ब्रिज है वो हो गया बैलेंस। और अगर बैलेंस हो जाएगा तो ये वाला जो तार है ना, ये वाला जो बीच में ये जो तार दिखाई दे रहा है, इसमें कोई करंट नहीं आएगा, ठीक है। और अगर कोई करंट नहीं आएगा तो इसका कोई काम नहीं है। अगर इसका काम नहीं है तो जो मेरा सर्किट बन गया वो बस इधर इधर वाला को हटा दीजिए, अब ये मेरा कोई काम का नहीं है, ठीक। तो अब देखो सर, ये दोनों किस में है सर, सीरीज में, ये दोनों किस में है सर, सीरीज में। तो सीरीज में कौन वाला फॉर्मूला लगाते हैं सर, पैरेलल वाला, ठीक। तो अगर सीरीज में पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओगे सर, तो इसका आंसर आ जाएगा 1/C इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/3C प्लस 1/3C। तो ये पलटी इसको जोड़ेंगे तो हो जाएगा 2/3C, और अगर यहाँ से C इक्विवेलेंट निकालोगे तो ये हो जाएगा 3C/2। उसी तरह इसका भी निकालोगे तो ये भी हो जाएगा 3C/2, और ये दोनों है पैरेलल में, तो पैरेलल में डायरेक्ट जोड़ देते हैं तो हो जाएगा 3C/2 प्लस 3C/2, तो आंसर फिर से आ जाएगा 3C, ठीक है। तो इतना हम लोग को समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा C4 चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। बोलता है विच वन ऑफ द नॉट करेक्ट एक्सप्रेशन फॉर एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर। तो एनर्जी स्टोर्ड इन द कैपेसिटर यू का फॉर्मूला होता है हाफ CV², तो पहला वाला मिल गया, ठीक। अब यहाँ पे Q और C है, मतलब V को हटाना है, तो Q बराबर, देखो सर सीधा देखो, सब में हाफ हाफ है, इसमें भी हाफ है, इसमें भी हाफ, इसमें भी, इसमें हाफ नहीं है, ठीक है। इसमें ये V2 नहीं है, वो एक्चुअल में लिखा होगा बेचारा 2Q भी ऐसे, ठीक है। तो खैर चलिए चेक करते हैं, बेकार में ऐसा नहीं बनाना चाहिए। तो अब देखो हम लोग को क्या करना है, यहाँ पे Q और C चाहिए, V को हटाना है, तो Q इक्वल टू होता है CV, तो V इक्वल टू हो जाएगा Q/C। तो U के जगह में हो जाएगा 1/2 रहेगा, C रहेगा, V की जगह में हो जाएगा Q²
सी स्क्वायर, तो एक एक कट जाएगा, तो ये आ गया मेरा दूसरा नंबर। अब हमको क्यू और भी चाहिए, मतलब किसको हटा देना है, सी को। तो फिर यहीं से स्टार्ट करते हैं, u इज इक्वल टू हाफ सी भी इंटू भी। अब हमको किसको हटाना है सर, सी को हटाना है, तो q बराबर क्या होता है, सी भी, तो u इक्वल टू हाफ सी भी की जगह में q इंटू भी, तो ये भी आ गया। ठीक, अब देखो तीनों का तीनों आ गया है, तो 100% है कि यही रॉन्ग होगा। ठीक, तो 17 का आंसर हो जाएगा डी, डी फॉर दिल्ली। नेक्स्ट क्वेश्चन, द एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम इन द, इतना इतना इतना। देखिए सर, पहला बात है, ये एनर्जी स्टोर्ड पर यूनिट वॉल्यूम पूछा है, मतलब एनर्जी डेंसिटी पूछा है। तो एनर्जी डेंसिटी जो होता है उसको डिनोट किया जाता है छोटा म्यू से, और उसका फॉर्मूला होता है हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर। अगर ये फॉर्मूला डायरेक्ट याद है तो ठीक है, और नहीं याद है तो फिर कोई उपाय नहीं है। तो हाफ एप्सिलॉन नॉट ई स्क्वायर, तो देखिए ये वाला होगा, ये वाला, क्योंकि ये टू भले नीचे दिख रहा है बट ये स्क्वायर है। देखो हाफ यहाँ एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर है, गलत हो गया। हाफ ई में स्क्वायर नहीं है, गलत हो गया। हाफ ई में स्क्वायर है लेकिन एप्सिलॉन नॉट में भी स्क्वायर है, गलत हो गया। तो ये हो गया। ठीक, एक क्वेश्चन मैं और इसका पूछता हूँ कि ये भी कभी कभी पूछ सकता है, जो कैपेसिटर है उसमें एनर्जी स्टोर्ड किस में होता है, तो उसका आंसर होगा इलेक्ट्रिक फील्ड में। इलेक्ट्रिक फील्ड में स्टोर होता है एनर्जी। ठीक है, तो इसको याद कर रखो, में भी आ सकता है एग्जाम में। चलिए अगला क्वेश्चन है, इफ ए डाइलेक्ट्रिक बी इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन प्लेट्स ऑफ ए कैपेसिटर, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, देन द वैल्यू ऑफ। सर एक बात बताओ, अगर ये टॉपिक पढ़े होंगे, ठीक है, तो इतना तो मालूम ही होगा, अगर डाइलेक्ट्रिक्स डाला जाता है कैपेसिटर में तो क्यों डाला जाता है। अब एक बात बताओ, कुछ काम करोगे तो अच्छा काम करे के लिए करोगे कि खराब काम के लिए। हम लोग जितना कैपेसिटर का कैपेसिटी होगा उतना ज़्यादा उसमें चार्ज रख सकते हैं। फॉर एग्जांपल जितना ज़्यादा बाल्टी का कैपेसिटी होगा उतना ज़्यादा उसमें पानी रख सकते हैं। तो हम क्या चाहेंगे, जो कैपेसिटर है उसका जो कैपेसिटेंस है वो ज़्यादा हो। ठीक है, सबसे पहले देखोगे, अगर ठीक से कैपेसिटर को पढ़े होंगे तो अगर हम लोग एक सिंगल प्लेट में चार्ज को रखते हैं तो ज़्यादा चार्ज नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जैसे जैसे उसमें चार्ज को रखोगे तो उसका पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, और जैसे जैसे पोटेंशियल बढ़ता जाएगा तो चार्ज उससे ओवरफ्लो होने लगेगा। तो हम ज़्यादा चार्ज रखने के लिए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कॉन्सेप्ट को लाते हैं। ठीक, और कभी कभी ये भी पूछ सकता है कि हम लोग जो कैपेसिटर है उसका कैपेसिटेंस, या जो कैपेसिटेंस वो किस प्रिंसिपल पे काम करता है, ये भी पूछ सकता है। ठीक है, बट मैं उसका आंसर नहीं देने वाला हूँ, टाइम लगेगा, छोड़िए। लेकिन हम लोग को ये समझना है कि अगर हम कोई काम कर रहे हैं तो पॉजिटिव रिजल्ट के लिए काम करते होंगे। ठीक है, हम अगर दो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के बीच में डाइलेक्ट्रिक्स डाल रहे हैं तो 100% है कि उससे हमको एक पॉजिटिव रिजल्ट मिले। दैट मीन्स उसका कैपेसिटेंस क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। ठीक, और नहीं तो फॉर्मूला से देखो, C इज इक्वल टू सी नोट टाइम्स के। ठीक है, वेयर के इज नोन एज डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, और ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट होता है या तो ये बड़ा होता है या तो बराबर होता है किससे, 1 से। अगर के किसके लिए 1 होता है ये भी एक क्वेश्चन है, तो वो सब आप जानो यार, उतना कुछ बतलाने वाला मैं नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि ये मैं सेवा उस बच्चे को दे रहा हूँ जो बच्चे पहले से पढ़े हुए हैं। अब देखो ऐसा बात नहीं है कि मैं नहीं बतला सकता, लेकिन वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाएगा और टाइम भी लग रहा है, उतना टाइम है नहीं अभी। चलो ठीक है, वो बाद में देखा जाएगा। ठीक है, इफ ए डाइलेक्ट्रिक स्लैब इज इंट्रोड्यूस्ड बिटवीन द टू पिलर, फिर वही क्वेश्चन है, तो फिर से क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन हैट्रिक हो गया है, अगर मैं सही से कॉपी पेस्ट किया हूँगा तो ये क्वेश्चन हैट्रिक हो गया, मतलब समझ के रखो कि इससे उसको बहुत प्यार मोहब्बत है। ठीक, अब इससे एक नेक्स्ट बात, एक मैं और क्वेश्चन पूछता हूँ। एक कैपेसिटर है, उसका कैपेसिटेंस है 10 माइक्रोफाराड, जब उसमें डाइलेक्ट्रिक्स को डाले हैं। ठीक है, और जब डाइलेक्ट्रिक्स को निकाल देते हैं तो उसका जो कैपेसिटेंस हो जाता है वो हो जाता है 2 माइक्रोफाराड। तो अब बताओ इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना होगा। ठीक, मतलब C इज इक्वल टू सी नोट के वाला फॉर्मूला से आपको क्वेश्चन प्रैक्टिस करके जाना है। आ सकता है, एकदम आ सकता है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इसका आंसर फिर से होगा इंक्रीज। देखिए सर, बोलता है एक पैरेलल प्लेट ईयर कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस है C, मतलब ईयर कहने का मतलब विदाउट डाइलेक्ट्रिक C है,
व्हेन इट इज़ कम्प्लीटली फिल्ड विथ ए डाइलेक्ट्रिक्स ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 5, मतलब अगर हम उसको भर देते हैं उसको, हाँ इसको सी नोट ले लो, सी नोट लेते हैं, सी नोट ले लो। अब क्या लेकिन सी नोट कितना बराबर दिया हुआ है, सी के बराबर। अब बोलता है कि, फिर से सुनो, एक गड़बड़ हो गया। एक कैपेसिटर है जिसके बीच में एयर डाला गया है, मतलब बिना डाइलेक्ट्रिक्स का जो उसका कैपेसिटेंस है वो है सी। अब जब उसमें डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिए जिसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है 5, तो बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन इट्स कैपेसिटेंस। तो हम ऐसे बोलते हैं इनिशियली जब था उसका कैपेसिटी तो सी इनिशियल सी है, लेकिन जब डाइलेक्ट्रिक्स डाल दिए तो वो हो गया सी फाइनल, और वो हो जाएगा के टाइम सी नॉट, तो ये हो जाएगा के इंटू सी, और के के जगह में रखोगे 5 इंटू सी तो हो गया 5C। तो आपको बोल रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस। तो सबसे पहले हमको परसेंटेज निकालना है, किसका निकालना है, इंक्रीज का। तो पहले कितना था, तो जब इसको हम डाले तो हो गया 5C। अब हमको पूछ रहा है परसेंटेज इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस विल बी, तो सबसे पहले हमको इंक्रीज निकालना पड़ेगा। तो इंक्रीज कितना का हुआ सर, ठीक, तो इंक्रीज मतलब देखो पहले कितना था सी, बाद में कितना हो गया 5C, तो इंक्रीज कितना का हो गया 4C का। कितना में से, तो सर पहले था सी उसी में से बढ़ा है, परसेंटेज निकालना है, गुना करना पड़ेगा 100 से, तो ये सी कट जाएगा, आंसर हो जाएगा 400%, जो कि ऑप्शन में नहीं है। और अब मज़ा आएगा मज़ा, ठीक। तो देखो सर अगर ये परसेंटेज ना देता और देता इंक्रीज इन द कैपेसिटेंस, ठीक है, तब बोलते 500%, ठीक है, या सॉरी परसेंटेज, परसेंटेज चेंज बोलता, परसेंटेज चेंज, तब आंसर होता 500%। परसेंटेज इंक्रीज बोल दिया, ठीक है, परसेंटेज इंक्रीज मतलब कितना परसेंट बढ़ा है, तो बढ़ा 4 है, चार चार बढ़ा है, इसीलिए 400% होगा। बोलता परसेंटेज चेंज, तो चेंज 5 गुना हुआ है तो 500% होता। मास्टर का कोई गलती नहीं है, ऑप्शन का गलती है, ठीक है। तो इसका आंसर 400% होगा। लेकिन हाँ, अगर यही क्वेश्चन आ जाए एग्जाम में और अगर उसमें 4% ना रहे तो 5 ही को लगाना, क्योंकि जय झारखंड भी करना है। चलिए ठीक है, अब अगला क्वेश्चन। चलिए सर, तो ये इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, या फिर बोलो ये जो चैप्टर नंबर 2 था, चैप्टर जो 2 है, ठीक, इसका ये लास्ट क्वेश्चन है। तो अब देखते हैं लास्ट क्वेश्चन क्या बोलता है, दे दिया है थोड़ा ढंग वाला, ठीक है, तो इसको ढंग से बनाना। बोलता है एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है जिसको हम चार्ज कर दिए हैं, ठीक है, और बैटरी को हटा दिए, द प्लेट्स आर फर्दर सेपरेटेड, द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट विल बी रिमेन सेवन, इतना इतना। चलिए ठीक है, देखिए सर, हाँ ऐसे समझो, एक कैपेसिटर है, इसको हम चार्ज कर दिए, तो कितना चार्ज कर दिए Q, कितना वोल्ट तक चार्ज किए V, तो इसका कैपेसिटेंस कितना है C, तो फॉर्मूला क्या लगाएंगे Q इक्वल टू CV, ठीक है। अब बोलता है कि ये जो बैटरी जिससे हम चार्ज किए थे उसको हटा दिए, तो बैटरी को जब हटा दोगे तो Q कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक। और ये बात भी समझ में हो सकता है आप लोग को नहीं आ रहा होगा, ठीक, लेकिन बस दिमाग में बैठा के रखो कि अगर हम बैटरी को डाले थे तो बैटरी इसको चार्ज कर रहा था, और बैटरी जब हटा दिए तो जितना चार्ज करना था उतना कर दिया, और उस बैटरी को हटा दिया तो अब कौन चार्ज करेगा, कोई नहीं करेगा, मतलब जितना भी चार्ज है वो इसमें फिक्स है, अब बदलने वाला नहीं है। मतलब अब जो क्वेश्चन पूछ रहा है कि एक चार्ज, देखो सर बोलता है कि एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर को हमने चार्ज किया एक बैटरी से, तो अभी इसके पास चार्ज है क्योंकि बैटरी से चार्ज कर चुके हैं, और इस बैटरी को हटा दिए तो भी ये चार्ज है क्योंकि अभी इससे कोई काम हम नहीं करवाए हैं, जो एनर्जी इसमें स्टोर है वो है। अब बोलता है कि दो प्लेट है उसको हम दोनों को दूर कर दिए ऐसे ऐसे, ठीक है, तो जब प्लेट को दूर कर दिए तो इसका जो कैपेसिटेंस है वो इंक्रीज कर डिक्रीज कर जाएगा। देखो C इक्वल टू होता है A एप्सिलॉन नॉट बाई D। अब अगर हम D को बढ़ा दिए तो जो C हो गया वो घट जाएगा, ठीक। इसका मतलब प्लेट को घटाने से जो C है वो क्या कर गया, सॉरी, जो प्लेट का डिस्टेंस है, प्लेट का डिस्टेंस को बढ़ाने से C घट गया। अब देखो हमारे पास फॉर्मूला है Q इक्वल टू CV, ठीक। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे V बराबर क्या हो जाएगा Q बाई C, जो Q है वो कांस्टेंट है, लेकिन जैसे डिस्टेंस को बढ़ाएं C घट गया, और अगर C घट गया
तो जो भी है वो बढ़ जाएगा, और भी अगर बढ़ जाएगा तो पोटेंशियल डिफरेंस भी क्या हो जाएगा, वो भी बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इसको एक बार और बोल देते हैं। चार्ज कांस्टेंट है, अगर हम डी को बढ़ाएं तो सी घट गया, और अगर सी घट गया तो सीन्स हम लोग फॉर्मूला जानते हैं Q इक्वल टू सी भी, तो यहाँ से अगर भी निकालोगे तो हो जाएगा Q बाई सी। अगर सी घट गया तो भी बढ़ गया। अब हम लोग जानते हैं V इज इक्वल टू ई डी, और अगर भी बढ़ गया तो अगर भी बढ़ गया तो सर भी तक पूछा है सर, आगे नहीं जाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड तक नहीं जाना है। ठीक है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाएगा सर, इंक्रीज हो जाएगा, आंसर सी। ठीक, तो जो फ्रेंड्स, तो यहाँ तक इसका हो गया कहानी ख़त्म। अब जो फ्रेंड्स एकेडमी के स्टूडेंट है इसको देख लीजिए, इसके बाद जो दूसरा तीसरा चैप्टर का जो वीडियो है वो हम अपलोड कर देंगे, और जो बाकी जो बच्चे हैं जो इंस्टीट्यूट के नहीं हैं, तो हो सकता है आप लोग को बेनिफिट हो रहा होगा, नहीं हो रहा है हमको नहीं मालूम, क्योंकि ये सब बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ। ठीक है, तो वो लोग को तो 100% में समझ में आ गया होगा, और आप लोग को भी उम्मीद करता हूँ समझ में आएगा। ऐसा बात थोड़ी है कि आप लोग नहीं पढ़े हैं। ठीक है, तो देखता हूँ नेक्स्ट जो वीडियो नंबर 3 है इसका, या जो चैप्टर नंबर 3 है उसका वीडियो कब अपलोड होता है। ठीक है, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। ठीक है, और अगर ठीक है, वाट एवर जो भी हो, ठीक है, चलिए।